अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने मुल्क भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल का ऐलान कर रखा था, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर हिमायत कर रखी थी। और इस हवाले से PTI क़यादत ने अपने कारकुनान को भी पैगाम दिया था कि 8 फरवरी को मैंडेट चोरी के खिलाफ पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल करनी है, मगर गुज़श्ता रोज़ कहीं से भी ऐसी किसी कॉल या हड़ताल की आवाज़ सुनाई नहीं दी। यहाँ तक कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर हड़ताल करता सड़क पे दिखाई नहीं दिया। यानी गुज़श्ता रोज़ का एहतजाज शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या फिर PTI कारकुन मायूस हो चुके और अपनी क़यादत की कॉल पर अमल नहीं किया। मगर दूसरी जानिब ख्याल किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस कॉल पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी और इसके बदले हुकूमत और PTI के माबैन बढ़ती कशीदगी कम हो जाएगी और हो सकता है कि इमरान खान की बंद मुलाकातें भी बहाल हो जाएं, क्योंकि हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक ना तो एक अरसे से इमरान खान के एक्स अकाउंट से कोई ट्वीट हो रही है, ना तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उस तरह से मुतहरिक है और ना ही तहरीक इंसाफ मुल्क में कोई बड़ा एहतजाज, धरना या तहरीक चलाती दिखाई देती है। अब इतनी खामोशी के बाद हुकूमत को कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन रिटर्न रिलीफ देना होगा। ये भी ख्याल किया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी के एहतजाज के बाद मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का फैसला करेगी और जैसे हुकूमत चाहती थी शायद वैसे ही एहतजाज नाकाम हुआ है। अब ये किसी बैकडोर चैनल मुज़ाकरात के नतीजे में हुआ है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद एहतजाजी सियासत के बयानिए से किनारा कशी इख्तियार करते हुए किया है, इसका अंदाज़ा इमरान खान से मुलाकातों की बहाली और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात में अगर कोई पेशरफ्त होती है तो फिर उससे ज़्यादा बेहतर लगाया जा सकता है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आज दो बड़े मोतबर मेहमान हैं, शेर अफजल मरवत साहब रुकन कौमी असम्बली और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। मरवत साहब, ये जो कल वैसे तो लाहौर में बड़ी गुड्डी उड़ी, पेचे लड़े, लेकिन ये जो एहतजाज के पेचे थे या कॉल दी हुई थी हड़ताल की, इसकी कोई गुड्डी उड़ी या गुड्डी उड़ने से पहले ही किसी ने लूट ली? बहुत बहुत शुक्रिया फरवा। एहतजाज के हवाले से चूंकि 2 महीने का टाइम था ऐलान में और एहतजाज होने में, तो इन 2 महीनों में जितना वक्त गुजरता गया उतनी ही पेशन गोइयाँ जो है वो बड़े वसूख से होने लगी और आखिरी हफ्ते में ये बड़ा वाज़ेह था कि चूंकि एहतजाज को कामयाब करने के लिए कोई कोशिशें काविशें ज़मीन पर नहीं थी और ना किसी को इंगेज किया गया। तो बदी वजह जो है, पहले से मैं खुद भी कहता आया हूँ कि इस एहतजाज पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको मुंह की खानी पड़ेगी और वही हुआ, क्योंकि एहतजाज जो है ये सबसे आसान तरीका एहतजाज होता है इतवार के दिन, जब आधे शटर इससे कहीं ज्यादा खुद ही डाउन होते हैं और पहिया जाम, तो न इसमें कोई पैसों का बोझ उठाना पड़ता है, ना जलसा जलूस करना होता है, ना अददी गिनती होती है। बस घर बैठे आप कह देते हैं कि जी एहतजाज हमारा कामयाब हुआ जिस तरह दावा किया गया। चूंकि 2 महीने का वक्त ज़ाया करना था और इसके बाद भी मजीद इन्होंने जो है ट्रक की बत्ती के पीछे PTI के वर्कर्स को लगाना है, जो अब मजीद इस लीडरशिप से जान छुड़ाने के दरपे हैं। और खान से मुलाकात भी इसलिए नहीं करने दी जा रही थी क्योंकि खान ने इस तरीके एहतजाज पे राजी नहीं होना था। उन्होंने बेसिकली बुनियादी जो बात कहनी है और कर रहा आया है वो है एहतजाजी तहरीक का, और उस एहतजाजी तहरीक के लिए बाकी ये सब कुछ करेंगे लाहौर, पेशावर। यानी हम कह रहे हैं कि खान साहब से अगर मुलाकात होती तो वो कोई मैसिव तहरीक चलाने का कहते? बिल्कुल, वो ये इस एहतजाज के तरीकेकार पे तो राजी ना होते। उन्होंने तो कहना था कि जी आप एहतजाजी तहरीक निकालें। अल्टीमेटली जो एहतजाजी तहरीक जिसका विजन खान दे रहा है वो है 4-5 लाख लोगों को निकाल के इस्लामाबाद पहुंचाना। ये क्लाइमेक्स है, नुक्ता जो है अरूज है, और वो जो है सब कुछ हमारी जो PTI की मौजूदा क़यादत है वो सब कुछ कर रही है, बस इस चीज से पहलुतई कर रही है। और बदी वजह जो है पार्टी में हर गुजरते दिन के साथ मायूसी बढ़ती जा रही है। पहले से अंदाजा था, वर्कर चीख रहे थे कि जी अब न कि सिर्फ पैजाम नाकाम रहा और दूसरा शटर डाउन भी, बल्कि ऊपर से इन्होंने खुद एहतजाज के दिन भी
कोई कारकर्दगी न दिखाई और इस वजह से जो मुज़ाकरात का मुस्तकबिल है वो भी पीटीआई के हक में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जितनी भी पीटीआई की एहतजाजी सलाहियत जमीन पे ग्राउंड पे जो है मजबूत नजर आएगी, उतनी ही मुज़ाकरात और ये बात आपने कही भी थी मेरे प्रोग्राम में भी, आपने कहा था कि वैसे तो कामयाब नहीं होंगे कुछ इस तरह बड़ी तहरीक चलाते हुए, लेकिन अगर बहुत बड़ी तहरीक चलाई तो फिर जाके कहीं हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड होगा। लेकिन आपने ये भी, मुझे याद है एग्जैक्टली क्लियरली कि यू सेड इट सेवरल टाइम्स कि ऐसे कोई एहतजाज नहीं होगा जिससे प्रेशर बिल्ड हो। जावेद लतीफ़ साहब, तो इसका मतलब तो ये हुआ, वैसे बाय द वे फवाद चौधरी साहब जो तहरीक इसमें मुतहर्रिक हैं डायलॉग्स कराने में, वो और कंपनी जो है वो खुद लाहौर में आए हुए थे, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं थी। जावेद लतीफ़ साहब, लेकिन हुकूमत तो राज़ी हो गई ना कि कोई एहतजाज नहीं हुआ बड़ा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, कोई गमला नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि फिर मुलाकात की तरफ भी हुकूमत आएगी। ये प्लान्ड था, एक्सपेक्टेड था? फरवा, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की मर्ज़ी हो या हुकूमत की ख्वाहिश पूरी हो गई हो या अपोजिशन का कोई बैकडोर चैनल चल रहा हो, बात ये नहीं है। बात असल ये है कि आप चाहते क्या हो। आप क्या ये चाहते हो कि जो 9-10 मई हुआ या 26 अक्टूबर हुआ, अगर तो आप ये समझते हो कि हमने वो गलत किया, हमने गलत एजुकेट किया वर्कर को और उस पर हम माफ़ी चाहते हैं, बात आगे चल सकती है और चलनी भी चाहिए। और अगर आप उस पर नदामत भी ना हो आपको और आप दिल से यही चाह रहे हो कि ऐसी कोई मनसूबाबंदी की जाए जिससे रियासत डिस्टर्ब हो, हुकूमत नहीं रियासत डिस्टर्ब हो, क्योंकि हुकूमत तो वो मानते ही नहीं है। अब आ जाए, मैं इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि लोग आज क्यों बाहर नहीं निकल रहे, या जिस तरह मरवत साहब कह रहे हैं कि संडे के दिन 50% से ज़्यादा दुकानें बंद होती हैं। मैं इन चीज़ों से हट के लिए गुजारिश करने लगा हूँ कि जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट से काम शुरू हुआ और आज तक जारी है। उसकी एक फर्क है जो जनरल बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद आलमी कुव्वतों का एक फर्क उल्टा गया या एक फर्क सामने आया। दूसरा फर्क वो है जो इमरान खान की हुकूमत बनवाने के बाद कौम के सामने आया, और बदकिस्मती से आज तक ये नहीं किया जा रहा कि न बताने के लिए तैयार हैं कि जनरल बाजवा की जो पॉलिसियां थी, रियासत को क्या नुकसान पहुंचा, निज़ाम को क्या नुकसान पहुंचा, अदम इस्तेहकाम कैसे। नहीं, आप कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के दौर में जो सपोर्ट हासिल थी या जो आलमी कुव्वतों का आप जिक्र कर रहे हैं वो सपोर्ट, तो फिर तो इसका मतलब है कि वो सपोर्ट अगर होती तो फिर तो बहुत मैसिव एहतजाज होना चाहिए था। चले, ये भी मुझे बताइएगा, साथ ये भी बताइएगा मियाँ साहब, फवाद चौधरी साहब, ये दोनों से सवाल है, मरवत साहब से भी है। फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया है कि 8 फरवरी को, यूँ महसूस हो रहा ट्वीट पढ़ के कि गेम फिक्स थी, उमर अयूब और शिबली फराज ने जो है वो हुकूमत के साथ डील की थी जब इलेक्शन के नताइज जो हैं वो चोरी किए जा रहे थे, तो उन्होंने एहतजाज की कॉल नहीं दी थी। कारकुनान को जो है वो खामोश रहने का कहा गया था, खामोश रहे थे। तो क्या आप भी समझते हैं कि कोई इस तरह की डील शील हुई थी उस वक्त? तो मैं यही सवाल मरवत साहब से भी करना चाहूँगी, बेहतर रोशनी डाल सकते हैं जावेद साहब। नहीं, किस वक्त की बात कर रहे हैं आप? ये 8 फरवरी इलेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं कि जब इलेक्शन चोरी हुए थे तो ये स्पीच भी बाकायदा वो कह रहे जी तैयार की गई थी कि विनिंग स्पीच होगी, इतनी 180 ले लिए, फिर उसके बाद चोरी हुआ तो एहतजाज करना चाहिए था मगर सबूताज खुद किया गया, एहतजाज नहीं किया गया। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ कोई डील नहीं हुई थी। किसकी? ये शिबली फराज साहब की, उमर अयूब साहब की, पीटीआई के लोग हैं। आपको याद होगा कि बिफोर इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए थे मुस्लिम लीग की क़यादत पे, और आफ्टर इलेक्शन तो उन्होंने जो फोकस कर लिया था नवाज शरीफ की ज़ात पे, वो बिल्कुल तबर्रेबाजी करते थे और इल्ज़ामात भी लगाते थे।
फिर आपको याद होगा कि वही बात पीटीआई के लोग भी कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग की जानिब से और एक थोड़े से लोगों की एक मीटिंग हुई, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो चेयर की, उसमें हम अक्सरियत में लोगों ने ये कहा कि मियां साहब आप दावत दें पीटीआई और पीपल्स पार्टी को वफाक में हुकूमत बनाने की, क्योंकि हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं है वफाक में हुकूमत बनाने के लिए। जी। तो ये दोनों एक ही तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो लिहाजा इनको दावत देनी चाहिए। तो फिर आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के तर्जमान की जानिब से एक स्टेटमेंट आया, हाँ जी, गालबन 13 फरवरी को, जी। और उसमें कहा गया कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर हुकूमत वफाक में बना लें। तो 2 दिन बाद ही पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। मगर बदकिस्मती ये समझें मुस्लिम लीग की और खुशकिस्मती समझें रियासत की कि रियासत जिस भंवर में फंसी हुई थी मालियाती अदारों के हवाले से या अदम इस्तेहकाम के हवाले से, तो फिर वो डील हो नहीं सकी, आप कह रहे हैं। वो जो है लोगों की मुख्तलिफ हुकूमतों या अदारों के तर्जमानों या अदारों के पॉलिसी साजों के गलत फैसलों की वजह से मुस्लिम लीग नून ने ये ढोल अपने गले में डाला और ये वफाक में हुकूमत बनाने के लिए तैयार हुए। ठीक, चले ये इंटरेस्टिंग आपने मुझे वैसे याद करा दिए। मरवत साहब, इफ़ यू कुड हेयर, एक तो प्लीज़ ये इस सवाल का जवाब दीजिएगा जो फवाद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया है ट्वीट करते हुए। दूसरा, मुझे भी ये याद आया कि जरदारी साहब का भी एक पिट स्टॉप हुआ था, याद होगा किसी को, जब वो उड़े थे एक जगह से, फिर वो एक जगह पिट स्टॉप हुआ था, फिर वो शायद फिर पता चला कि जी वो पिट स्टॉप कामयाब नहीं हो सका क्योंकि पीटीआई नहीं मानी थी। तो ये वाकई कोई डील शील हुई थी मरवत साहब? जी, फवाद चौधरी साहब ने एक निशानदेही की है, मैं 3 निशानदेहियां करता हूँ। प्लीज। ये एहतजाज न करने पे शेरानी साहब के साथ अलायंस तोड़ के बैट्समैन के पास जाने पे और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, इन तीनों इश्यूज पे कोई शक नहीं है मुझे कि पीटीआई की क़यादत जो है कंप्रोमाइज हुई थी। शेरानी साहब को छोड़ के बैट्समैन के पास जाने की कोई तुक नहीं थी, ना हमसे अगर बल्ला चला गया था और बल्ला भी न जाता अगर हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उसी तरह करवाते जिस तरह आईन और कानून का तकाजा है। और जानबूझ के, जो क्योंकि ये मैंने भी ये इशू उठाया था कि लाखों करोड़ों लोगों की पार्टी जो है, इसमें अगर चेयरमैन जो है वो 750 वोटों से बनेगा तो ये मजा का खेज लगेगा। लेकिन किसी ने ये नहीं मानी और गालिबन जो है खान को ये बावर कराया गया कि जी इन हालात में बाकी पार्टियां भी ऐसी करती है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। ये इंतहाई गलत फैसला था, इसके करने का कोई जवाब नहीं था और इसके पीछे एट दी एंड जो है ये नुकसान पहुंचाना था। तो ये पीछे था कौन इसके? ये साहबजादा हामिद रजा की तरफ जाना, मौलाना शेरानी से किनारा कुशी करना, ये फैसला इतना बड़ा किया किसने था? देखिए, हामिद रजा साहब के पास तो बाद में गए, पहले तो बैट्समैन के पास गए। बैट्समैन ने जो है अपने निशानात तकसीम किए और फिर जिस दिन निशानात कबूल होने थे उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझसे जबरदस्ती लिए गए और यूं जो है हम बेनिशान रह गए। शेरानी साहब के साथ हमारे तमाम मामलात तय हो गए थे, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था, 3-4 दफा हमारे मुज़ाकरात हुए, तहरीरी तौर पे एग्रीमेंट लिखा गया, खान की रजामंदी थी। ऑल ऑफ ए सडन 2 दिन जब इलेक्शन को रहते थे या जब सिंबल का, हाँ जी, तो ये फैसला जो है वो खान से पूछे बगैर कलअदम करार दिया गया और बैट्समैन को आगे लाया गया। दूसरा जो ये थे तो रात को जूम पे कि हमने 9 तारीख को कॉल देनी है कि भाई तमाम जो फॉर्म 45, 47 जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं पास या जिनको पास नहीं कराया गया उन सबको अपने सपोर्टर समेत फैसला हुआ था। मुल्कीर एहतजाज था, लोग बड़े चार्ज थे, ताज़ा बात थी, लेकिन वो भी सबोटाज की गई और ये कहा गया कि जी इसमें अगर कोई नुकसान हुआ तो खान की जिम्मेदारी हम नहीं उठाते हैं।
यानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान से पूछे बगैर, उनकी इमा के बगैर जो उन्होंने फैसला किया था उसके मुखालिफ गया। लेकिन ये कौन सा, क्या गए थे? अलीमा खान साहिबा की इमा पर हुआ था, शिबली फराज उमर अयूब साहब ने ये खुद डिसीजन लिया था, बंदा था कौन? देखिए, यहाँ एक बात और भी मैं ऐड कर दूं, ये भी किसी वक्त इलेक्शन से पहले, चंद अयाम पहले एक बात आई थी कि जनाब मुमकिन है कि अगर पीटीआई जन शराइत पे एग्री करती है तो इख्तिदार भी देने की बातें हो रही थी। इसी दौरान पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी रजू किया था, वजीर सियासत कैसर साहब गवाह हैं। और यानी वो जो उमर अयूब साहब को वजीर आजम बनाने वाली बात हो रही थी कि हाँ, वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैं आपको अर्ज कर दूं कि जब पीपल पार्टी की बात आई तो उसी वक्त मीडिया से मैंने इसकी मीडिया के पास तस्दीक भी की थी। और जो उन्होंने ऑप्शन दिए थे कि जितने सीटों पे आपका एतराज है वो सीटें इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल में जिस तरह आईनी या कानूनी तौर पे डिसाइड होंगी, हमें उज़र नहीं होगा। और ये पेशकश खान साहब ने खुद मेरे सामने रद्द की थी। अच्छा, यानी ये ऑप्शन मौजूद थी, इक्तदार वाली भी मौजूद थी और खान साहब ने ये आपके सामने रद्द की थी। तो ये जो इक्तदार वाली ऑप्शन थी, ये पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को दी थी, कहीं और से आई थी? नहीं, वो तजवीज़ थी। और किसकी तरफ वो से? तजवीज़ वो मुक्तदर की तरफ से थी। अच्छा, ठीक है। किंग मेकर्स की तरफ से कुछ भी कह ले, चले। जी हाँ, चलें जावेद लतीफ साहब। जी 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 जी, जितना भी वक्त गुजरता गया ना, हाँ जी, गलत फैसले हुए, टाइम पे मौके से फायदा नहीं उठाया गया और दरमी शो की, और जहाँ पे हटदर्मी शो करनी थी वहाँ पे कंप्रोमाइज हो गए। और यूं जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है पार्टी को कमजोर किया गया ताकि पार्टी इस काबिल न रहे कि अपने जो सियासी मकासद है वो अवामी एहतजाज के जरिए हासिल कर सके। और आज जिस मकाम पे पार्टी खड़ी है वो न कि सिर्फ इन्हीं फैसलों बल्कि बाद में और भी बहुत सारे नाकिस फैसले किए गए। जैसे जितने भी हमारे मुकदमे हैं खान के या पीटीआई के, उन सब में किसी एक पर भी हम न अपने मौखिल को न लीडर को चुरा सके हैं। मरवत साहब, आप बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं और बड़ी इंकशाफ कर रहे हैं। मैं इन इंकशाफों पे एक ब्रेक लगाती हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। मियाँ साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मरवत साहब की। आई एम श्योर कि जो बात आप कर रहे थे उसकी भी मरवत साहब ने जो है वो तायीद की है, और जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है बल्कि उससे 2 स्टेप आगे की उन्होंने बात बताई है कि वो भी खुद मौजूद थे, खान साहब के खिलाफ हुआ। अब ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं, इससे वी श्योर अबाउट इट, डेड श्योर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचा है, इमरान खान को नुकसान पहुंचा है। बट अब इतना नुकसान पहुंच गया है तो अब तो हुकूमत बैठ ही सकती है बात करने के लिए। तो 8 फरवरी भी गुजर गया, हवा भी निकल गई गुब्बारे में से। नहीं, देखें मरवत साहब बहुत सी बातें हकीकत और सच्चाई पे मबनी करते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। बात यह है कि मेरे ख़िलाफ़ बात हो रही है मगर हकीकत पे मबनी हो रही है तो मुझे भी हज़म करनी चाहिए। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत से मौक़ों पे फ़ायदा उठाया जा सकता था। अब फ़ायदा क्या है? बात फिर आइन कानून की बालादस्ती की नहीं है, बात निज़ाम की नहीं है, बात यह है फ़ायदा उठाने की। और इनकी पीटीआई की जो क़यादत बाहर है या पीटीआई की क़यादत जो अंदर है, बाहर वाले बेनिफिशरी हैं और अंदर वाले बेनिफिशरी बनना चाहते हैं। और कंप्रोमाइज़ क़यादत, हकीकत यही है कि कंप्रोमाइज़ क़यादत अंदर वाली भी है, बाहर वाली भी पीटीआई की है। अब मैं जो बात करता था और बड़े अरसे से करता आ रहा हूँ, नहीं, लेकिन जब ये कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं मियां साहब, तो जब ये डील हो रही थी या जो मरवत साहब ने भी स्केच खींचा, आपने भी बताया, तो उस वक्त ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब को भी तो ये दराग था। आपने खुद ही बताया कि वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई वाले आके मिलकर हुकूमत बना लें, तो उनको इस कॉम्प्रोमाइज़ का पता था नवाज शरीफ साहब को कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ज़ाहिर है वो भी तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं कर रहे थे ना। देखें, ये कैसे हो सकता है कि फरवा को पता हो और फरवा के प्रोड्यूसर को इल्म ना हो, या फरवा मरवत जो है इनके साथ प्रोग्राम कर रही है और जवेद लतीफ़ को पता ही नहीं है कि बात हो क्या रही है। ये ऐसा नहीं होता। कंप्रोमाइज ये सभी सवाल मेरा बना
मरवत साहब कुछ कह रहे हैं। जी जी। वो ये है कि ये जो मिसाल आपने दी है, बड़ी आला मिसाल दी है, इसमें प्रोड्यूसर कौन है और फरवा कौन है? वो कह रहे हैं कि नाम वाला प्रोड्यूसर नहीं, मरवत साहब वैसे आपको मैं खुल के कह रही, वो कह रहे हैं नाम वाला प्रोड्यूसर नहीं, वो प्रोड्यूसर जो एक्चुअली इन्फ्लुएंस करता है, वो अब आप बिटवीन लाइंस है। हाँ अब बात ये है कि मैं जो कहना चाहता ना मियां साहब गल दा ते जवाब दो मरवत साहब दी, इतनी बड़ी गल की उन्होंने, इस तरह तो नहीं ना सवाल का जवाब। हाँ। गल उन्होंने ठीक की है, पहले मेरा तो सुन लो वो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 2022 में जो अदम एतमाद हुआ था वो एक प्लानिंग, एक मनसूबाबंदी के तहत करवाया गया था। अच्छा। माहौल ऐसा बनाया गया था कि अदम एतमाद की जानब अपोजिशन की जमातें बढ़ें और ऐसा माहौल फिर बना दिया गया। वो सहूलतकारी थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए जो जिसके आप कह रहे हैं कि वो जो आप लोग इतने अरसे से जमहूरियत कर रहे हैं वो नहीं हुआ था, प्लानिंग के तहत हुआ था, आपको सपोर्ट हासिल थी प्लानिंग कर नहीं ये ना आप कहें, प्लानिंग करने वालों ने सहूलतकारी की थी इमरान खान की। अच्छा। और वो उसको जो डूबती कश्ती थी उसको रेस्क्यू किया था, किनारे पे लगाया था, जो आज मकबूलियत की बात की जा रही है। और फिर ये सहूलतकारी 2022 से जो शुरू की गई थी, फैज हमीद की गिरफ्तार, फरवा एक सेकंड प्लीज, 2022 से जो शुरू हुई थी सहूलतकारी, फैज हमीद की गिरफ्तारी तक वो सहूलतकारी बदस्तूर जारी रही। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की शक्ल में भी, मगर जब गिरफ्तारी फैज हमीद साहब की हो गई तो उसके बाद जो सहूलतकारी आज तक है वो किसी और की जानब से है। पहले कोई और कुव्वतें कर रही थी, उनके मकासद कुछ और थे। आज जो सपोर्ट कर रही हैं या सहूलतकारी अंदर के बंदे के लिए कर रही हैं, उनके मकासद कुछ और हैं। कौन है? चले मैं वही पे आ गई। पहले आप कह रहे कोई और था, मकासद वही थे, आज कोई और है, तो फिर ये मरवत साहब वाली बात का भी साथ ही मैं जवाब दे दूं, प्रोड्यूसर कौन है? तब भी वही था ना सर। तो फिर आप सबको पता है, मैं तो 8 महीने ऑफ एयर रहा हूँ, मुझे और मजीद ना तंग करें, मैं तो आपसे यही गुजारिश कर सकता हूँ। ठीक है, चले जो आज वाले हैं तो उनके टारगेट्स अचीव हो गए। ये सवाल किससे है परवा? ये मैं दोनों से ही वैसे कर रही हूँ, लेकिन अब जावेद लतीफ साहब खामोश हो गए, वो कह रहे हैं मैं 8 महीने ऑफर रहा हूँ, मुझे ना छेड़ो हमें। जी एक बात मैं कहना भूल गया था। जी उन जितने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के हवाले से कंप्रोमाइजेज हुए, उसमें एक और भी फैसला है जिसकी आज तक कोई वजाहत नहीं मिल रही है। वो ये कि जब इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद शेरहानी साहब का ऑप्शन भी खत्म हो गया और इसके बाद बैट्समैन ने भी अपना चमत्कार दिखा दिया, तो इसके बाद भी एक ऑप्शन था, वो ये था कि किसी ऐसे पार्टी को ज्वाइन करे जो पार्लिमानी भी हो, यानी इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड भी हो, जिसने इलेक्शन भी कंटेस्ट की हो और जिसने कोई लिस्ट भी दी हो। ठीक। तो वादतुल मुस्लिमीन नाम से एक पार्टी आई जिसके साथ खान ने को ऐड दिया, और चूंकि अली तशी की पार्टी थी, हाँ जी, तो इसको जवाब बना के पार्टी के अकाबिरीन को धमकी अमेज मैसेजेस आना शुरू हुए। वो धमकी अमेज मैसेजेस मुझे भी आए थे, और यूं जो है आने वाले वक्त में जो हमें रिजर्व सीटें मिलनी थी उसका भी गला घूंटा गया, और इसी को जवाब बना के फिर हम साहबजादा साहब की तरफ चले गए थे। तो ये वो हालात थे कि जिसने पार्टी को इंतहाई नाकाबिले तलाफी नुकसानात से दो चार किया, और आज तक मजे की बात ये है कि इनमें से किसी एक का भी एहतसाब नहीं हुआ है, किसी एक बात पे कोई, और वो अभी भी मौजूद है पार्टी में जो चला रहे हैं, फैसले कर रहे हैं। जी तकरीबन वही लोग हैं बदस्तूर जो फैसले कर रहे हैं, जो 8 फरवरी को कर रहे थे या 9 फरवरी को कर रहे थे। तो वो इसका मतलब है वो तो बड़े ताकतवर हैं, जैसे जावेद लतीफ साहब ने कहा, आप भी कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मिले हुए हैं, विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। देखिए अल्लाह ना करे, लेकिन
ये हम जो सोचते हैं, हम ग्राउंड पे सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर दूरंदेश हो तो कोई 10 मील आगे की सोच लेंगे, हाँ जी, या 10 महीनों की सोच लेते हैं। लेकिन सोचने वाले जो हैं वो 10 सालों का सोचते हैं। और उनकी सोच जो है ना, मैंने काफी दफा इस पे सोचा है, जो डिजाइनिंग होती है, जो प्लानिंग होती है, उसकी दाद देनी जरूर चाहिए। यानी दाद बनती है कि पार्टियां जो हैं वो या तो इतनी बसीरत नहीं रखती हैं, जितनी बसीरत यानी जो इसका है, मतलब है कि आज वाले भी 10-15 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, वो पहले भी जिन्होंने की थी जी, ऐसे। बिल्कुल। जावेद लतीफ साहब, तो फिर इसका तो मतलब ये हुआ, अब मैं इस पे क्या ही बोलूं, मरवत साहब आपने जो बात कर दी है, मियाँ साहब फिर ਇਹਦਾ मतलब तो यह होया कि अज वाले भी वही कर रहे हैं बकौल जो मरवत साहब ने किया है, जो पहले हो रहा सी 10-15 साल की प्लानिंग के नाल, तो फिर तो देयर इज नो चांस ऑफ कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स वेदर इट कम्स टू नवाज शरीफ साहब एंड इवन इमरान खान द एक्टिव वन। नहीं, फरवा बात जो कर रहे हैं ना मरवत साहब, हर जमात के अंदर मरवत जैसे भी लोग होते हैं जो आवाज़ उठाते हैं, और बहुत से लोग पीटीआई में जो आज हैं ऐसे लोग भी होते हैं हर जमात के अंदर, और जमातों की क़यादत के इल्म में होता है कि कौन किस तरफ खेल रहा है और कितना खेल रहा है। बदकिस्मती ये होती है कि वो किसी न किसी प्रेशर या दबाव में उन चीज़ों को ड्रेस नहीं करते जिससे जमातें कमज़ोर होती हैं, और जिससे जब इम्तिहान आता है जमात पे या क़यादत पे तो नीचे से आपको बहुत सी चीज़ें निकलती नज़र आती हैं या सिरकती नज़र आती हैं या लोटे बनते नज़र आते हैं। और ये भी एक यानी आप कह रहे हैं क़यादत को पता होता है, तो पीटीआई की जो क़यादत है वो तो वन मैन शो है, वो तो अंदर है, लेकिन आपकी क़यादत बाहर है मियाँ साहब, उनको भी पता है कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है, लेकिन खामोश हैं मसलहतन। नहीं, मैं एक पीटीआई की क़यादत तो आज फरवा अंदर हुई ना, उससे पहले वो खुद इतराफ़ जब करते हैं कि मैंने कोई बिल पास करवाना होता था, तादाद पूरी करनी होती थी, तो मैं एजेंसियों से कहता था, ये हकीकत नहीं है, उन्होंने खुद कहा। ठीक। और क्या मैं गलत कह रहा हूँ? फिर आप मुझे ये बताएं कि मैं ये क्या गलत कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग की क़यादत ने बहुत से मौके पे, आपको याद होगा 93 में, आपको याद होगा 99 में, आपको याद होगा 2017 में, फिर आपको याद होगा 2024 में, ये सारे खेल है या सारा, यानी आप कह रहे हैं वही, आप दोनों ने बल्कि सिमिलर मोरलेस वही बात की है कि वही चीज़ें हैं, चेहरे बदल गए हैं लेकिन कहानी वहीं की वहीं खड़ी है। मुक़्तदर ने जो फैसले किए थे वो आज भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों के बारे में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो ये कि दोनों जिस भी जमात को या जिस भी नज़रिए को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बात वही करते हैं जो उनकी समझ में आती है, और कोशिश ये करते हैं कि थोड़ी सी आवाज़ बुलंद की जाए, जो कि पॉलिटिक्स में एक अच्छी चीज़ है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने। शोज़ा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में आपने बताया कि मैंडेट चोरी के जो ज़िम्मेदार हैं वो शिबली फराज, उमर अयूब भी हैं, क्योंकि अगर वो एहतजाज करते और नताइज तस्लीम ना करते तो शायद कहानी या सूरत हाल बदल जाती। यूँ महसूस हो रहा है कि किसी डील के नतीजे में शायद ये कुछ हुआ है। तो क्या शिबली फराज और उमर अयूब साहब उस वक्त किसी के साथ कनेक्टेड थे? डील चल रही थी बिहाइंड द डोर? देखिए, हम लोग तो उस वक्त जेल में थे, तो हमें बराह रास्त मालूमात तो नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर एक र्यूमर मिल है वो ये कह रही है कि जो उमर अयूब साहब हैं उनको ये बताया गया था कि अगर आप इलेक्शन रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी और आप मुल्क के वज़ीर आज़म किसने बताया था उनको? और जाहिर है किसने उनको रब्ता किया होगा ना। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो र्यूमर्स हैं, आई डोंट नो फैक्ट्स क्या है। तो अब इशू ये है कि नॉट विद द स्टैंडिंग कि उन्होंने क्या फैसला किया, कैसे किया। असल में जो इमरान खान साहब ने जो बाद में बात कही और बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि मूवमेंट का एक टाइम होता है, और अगर मूवमेंट का पाकिस्तान में कोई टाइम था तहरीक इंसाफ के लिए तो वो 9 फरवरी का था और 8 और 9 फरवरी की रात का था, जबकि ये सारे लोग जो हैं, जब नवाज शरीफ
जो है वो 180 सीटें पीटीआई जीत गई, और जब टेलीविजन बंद करने शुरू किए गए उस वक्त पीटीआई को कॉल देनी चाहिए थी दुनिया मुल्क भर में एहतजाज की। और वो उस वक्त एमपीएज ऑन ग्राउंड थे, एमएनएज ऑन ग्राउंड थे, जिनके नताइज बदले जा रहे थे वो ऑन ग्राउंड थे। तो उस वक्त अगर हजारों लोग जो हैं वो सड़कों पे होते तो इम्पॉसिबल था किसी का उस एहतजाज को रोकना। लेकिन बदकिस्मती से ये सारे लोग उस वक्त जो हैं वो बिलों में छुप के बैठे रहे, एक मददगार बन गए, और एक कॉन्टिन्यूस है उसके बाद तो कि जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया। अच्छा, इस दौरान जब ये भी बात सामने आई है एहतजाज का, तो आपने कहा कि मिस आउट कर दिया, लेकिन जब मौलाना अख्तर शरानी साहब के साथ इत्तेहाद वाली बात सामने आई थी और फिर उसके बाद उस पर खान साहब की इल्म में लाए बगैर जो है वो उसे ख़त्म कर दिया गया था, तो इसमें कौन शामिल था? देखिए वो तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये था कि तमाम तर धांधली के बावजूद वो फायज ईसा इम्पोर्टेंट की कैसे नहीं, क्योंकि खान साहब ने तो खुद जेल में एक मुलाकात के बाद ये बयान उनका सामने आया था कि मुझे तो ये कहा गया था और चले आप यहाँ पर गए। नहीं, लेकिन फैजा मैं कह रहा हूँ कि उस तमाम धांधली के बावजूद, फायज ईसा, इलेक्शन कमीशन गठजोड़ के बावजूद आप इलेक्शन जीत गए थे। जब आप इलेक्शन जीत गए थे तो फिर घर पे बैठने की तुक तो नहीं थी ना, अपना रिजल्ट बचाना भी तो था ना। वो उसमें जो नाकामी हुई को इस कोर कमेटी की उस वक्त की, वो तो तमाम जो कोर कमेटी उस वक्त इकट्ठी हुई वो तमाम लोग मुजरम हैं तहरीक इंसाफ के, और खुसूसन उमर अयूब और शिबली फराज को ये लीड कर रहे थे उस वक्त। और इन दोनों ने ही ये सजेशन दी कि नहीं, हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए और हमें इधर नहीं आना और उधर नहीं आना। सो दैट वाज एक्चुअली द की। And how about making them opposition leaders as well? Do you think it was a mistake as well? जाहिर है, और आप देखिए जब से वो पोजीशन लीडर से हटे हैं उसके बाद से आपने उनकी कोई एक्टिविटी नहीं देखी कि वो किधर है। ठीक है, दोनों को सजा भी हो गई, लेकिन सजा तो आलिया हमजा को भी हुई है, सजा तो आयशा भुट्टो को भी हुई है, सजा तो और बहुत सारे लीडरों को भी हुई है। लेकिन इशू है कि वो कम से कम कोई बात तो करते हैं। वो शिबली फराज तो ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है, पता ही नहीं किसी को किधर है किधर नहीं है। सो और उमर अयूब जो हैं वो अपनी बेगम की कैंपेन के लिए तो बहुत एक्टिव हो सकते हैं, तो पीटीआई के लिए एक्टिव नहीं हो सकते। तो ये जो अब बनाया है महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, राजा अब्बास साहब को, अलामा राजा अब्बास साहब को, तो ये डिसीजन ठीक है? ये पहले कर लेना चाहिए था या चेंज हो सकता था उमर अयूब और शिबली फराज के रिप्लेसमेंट में? देखो ना, ये तो इमरान खान का जो नो कॉन्फिडेंस है और पीटीआई लीडरशिप वो जाहिर करता है ना। इमरान खान ने पीटीआई में से किसी आदमी को इस काबिल नहीं समझा कि वो इनको ये स्लॉट्स दें। और अचकज़ई साहब, आपको मैं याद कराना चाहता हूँ, आप उस वक्त कवर भी कर रही थी, अचकज़ई साहब तो इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने वाले लोगों में बहुत पहली साफ में थे। ही वाज आई बिलीव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीडीएम। लाइकवाइज मोहम्मद जुबैर साहब जो थे वो नून लीग में और उस वक्त जनरल बाजवा साहब में इंटरलोकेटर थे, वो करीब लाने में उनका किरदार अहम तरीन था। अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो पहले शख्स थे जिन्होंने पीटीआई को छोड़ के पीडीएम को ज्वाइन किया असेंबली के अंदर। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट की मदद से नो कॉन्फिडेंस लाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। और अब तो इसे हम रियलाइजेशन कहेंगे कि उनको हो गई, तो उसके बाद खान साहब ने एक मौका दिया, या फिर ये मौका देना ही नहीं चाहिए था? जब चूंकि अब मोमिन की भी तो एक लिमिटेशन है ना, एक सुराग से बार बार तो नहीं। रियलाइजेशन क्या कि आप देखें कि आपने वो सारी अपनी डिसीजन मेकिंग ही उन लोगों को दे दी है कि जिन्होंने आपको बाहर निकाला, नंबर 1। और उन्होंने वो इधर क्यों है? वो सिर्फ इस वजह से इधर हैं कि उनको नए सेटअप में अकोमोडेट नहीं किया गया। इससे बड़ी वजह तो कोई नहीं है ना। वो कोई रातों रात डेमोक्रेट तो नहीं हो गया ना कि जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो बड़ी, यानी आप कह रहे हैं कि जिस मकसद से महमूद खान अचकज़ई साहब और ये जो दीगर आपने नाम लिए जो पहली सफ़े अव्वल में मौजूद थे, जब इनको अकोमोडेशन नहीं मिली, गवर्नमेंट के अंदर कोई चांस नहीं मिला, तो ज़ाहिर है कि दे। लेकिन इस सफ़ में तो मौलाना फजल रहमान साहब भी है। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में आप खुद कह चुके हैं मेरे लास्ट प्रोग्राम में कि ही इज़ कन्फ्यूज्ड कि उन्होंने जाना किस तरफ है। तो वो क्यों नहीं फिर कामयाब हो सकी पीटीआई उनको एंगेज करने में? वो तो पीटीआई ने किया ही नहीं ना, जब उनको करना चाहिए था उस वक्त उन्होंने किया नहीं। लेकिन देखो ना, इससे भी बड़ा सवाल है कि जब आप उन लोगों के साथ इतना मोहब्बत का रिश्ता बनाते हैं जो आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने में पेश थे, तो फिर आपको नून लीग से, पीपल्स पार्टी से
एस्टैब्लिशमेंट से बात करने में आपका क्या प्रॉब्लम है? या तो आप एक असूल रखें ना कि जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से मिलके इमरान खान की हुकूमत को गिराया था, हम उससे किसी सूरत बात नहीं करेंगे। आपने इतनी बातचीत क्या करनी थी, आपने क्यादत ही उन लोगों को दे दी। तो भाई फिर नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने। और जो चीज मैं 1.5 साल पहले से कह रहा हूँ और आप गवाह इस बात की कि मैंने कहा कि वाहिद हाल ये है कि अपोजिशन को आप इकट्ठा करें और आप मुज़ाकरात करें। अब इस वक्त 1.5 साल बाद ख्याल आ रहा है अजहर रईस साहब को, इनको कि नहीं वो बात ठीक थी, आप हमें फजलुर रहमान साहब के पास भी जाना है, फलाने के पास भी जाना है, फलाने के पास भी जाना है। ठीक, लेकिन अभी ज़ाहिर है कि महमूद खान अचकज़ई साहब 3 महीने बाद तो वो अपॉइंट हुए हैं, उसके बाद अभी तो उनको समझ आना शुरू हुई, भी देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। लेकिन ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से चॉइस साहब कॉल हुई थी कल, तो इसको कुछ लोग, आधे लोग ओन कर रहे थे पीटीआई के, आधे लोग डिसओन कर रहे थे, जैसी भी कॉल थी, तो ये इसकी कितनी कामयाबी रही या कितना आपने विटनेस किया कि वो प्रेशर हुआ बिल्ड? एक कॉल जो है वो तो ज़ाहिर है एक पार्शली कामयाब रही है, पार्शली नाकाम रही है। मुकम्मल कामयाब भी नहीं थी, मुकम्मल नाकाम भी नहीं थी। कराची में, पेशावर में, कोयटा में काफ़ी अच्छी हड़ताल जो है वो हुई है। लाहौर में, बाकी शहरों में जहाँ पे इतवार था, वैसे तो ज़्यादा मार्केट्स तो वैसे भी बंद होती हैं, आपको पता ही। तो बसंत भी थी, उसकी वजह से मुकम्मल बंद थी, क्योंकि थी तो हड़ताल थी ना। लेकिन अगर आपने तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखना है ना, क्या है पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका 4 वजूहात से जो मुझे लगता है कि जानबूझ के भी इसको थोड़ा लो इंटेंसिटी पे रखा गया है, टोन डाउन। क्योंकि देखिए सबसे पहले आपने अचकज़ई साहब को अपने अपोजिशन लीडर बनाया, दूसरे नंबर के ऊपर आपने बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मीटिंग हुई और उन्होंने जो बयान दिया वो काफी रिकंसिलिएटरी था। तीसरा फिर ये हुआ है कि आपने सोहेल अफरीदी की पीएम से मीटिंग हुई है, और अब चौथा जो होने जा रहा है वो ये है कि अचकज़ई साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होनी है। और कुछ वो जो राना सनाउल्लाह ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि अगर चैम्बर में मुलाकात होती है कोई मुज़ाकरा नहीं है, तो होने वाली है। हाँ जी, होने वाली है। तो ये 4 वजूहात से मुझे ये लगता है कि, और चौथा ये भी है कि जो रवायती हाई हैंडेडनेस है हुकूमत जो करती है इस तरह के मौकों पे, वो भी इस दफा वो नजर नहीं आई। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो सोहेल खान अफरीदी साहब की मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, वो दैट वर्कड आउट इन अ वे कि टोन डाउन रहा, दोनों साइड्स ने अपनी अपनी लचक दिखाई। तो इसका मतलब तो शोइसा फिर ये हुआ कि फिर जल्द मुलाकात हो जाएगी खान साहब नाल किसी ना किसी दी। लग यही रहा है कि ये मुलाकात होगी, और आई थिंक दिस इज समथिंग अ लीप फॉरवर्ड, और इस चीज को इनकरेज करना चाहिए कि ये मुलाकात हो सके। एंड whom you think going to meet him or the government would like him or her to meet him so that things can be better? नहीं, अभी तो देखिए ना अचकज़ई साहब भी मिलने जा रहे हैं ना, यही जो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब की मुलाकात होगी। बट ओनली थिंग इज कि मेरी राय में तो अचकज़ई साहब को पहले शहबाज शरीफ साहब से मिलना चाहिए, फिर इमरान खान से मिलना चाहिए, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि हुकूमत जो है वो आखिर उनको रिलीफ क्या देगी, ताकि आप जब इमरान खान के पास बैठे बात करें तो आपके हाथ में भी तो कुछ हो ना उन्हें देने के लिए। तो अगर वो उन्हें देने के लिए आपके हाथ में कुछ नहीं होगा तो आप मिलके क्या करेंगे? लिहाजा बेहतर तरीका तो ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब से पहले मिले और इमरान खान से बाद में मिले। और चीज़ें इससे ज़्यादा क्लैरिफाई भी होंगी। बहुत शुक्रिया शोई साहब, आपने इतनी डिटेल में गुफ्तगू की कि अगर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होती है और फिर इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो दैट इज़ अ क्लियर मैसेज कि बहुत सारी चीज़ें कन्वे यहाँ वहाँ हो चुकी हैं और अब जो है वो सेटलमेंट की तरफ एक पहला कदम बाकायदा तौर पर बढ़ाया जा सकता है। लेट्स सी कि प्लेट में क्या होता है। महमूद खान अचकज़ई साहब की मुलाकात पर बहुत कुछ इन्हसार कर रहा है, होती है तो क्या लेके जाते हैं, और होनी ज़रूरी है, उससे पहले वज़ीर आज़म से होना भी बहुत ज़रूरी है मुलाकात का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।